देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करकट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बच्चों। तो मैं मोहम्मद आज एक बार फिर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। आज हिस्ट्री से हमने टॉपिक लिया 10th क्लास की हिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 2 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में से। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है रावलेट एक्ट के बारे में, और आपको आगे भी जाके काम आएगा, तो उसको जानने की हम आज कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक होगा द रावलेट एक्ट ऑफ 1919। आज रावलेट एक्ट 1919 क्या है, इसके प्रोविजंस क्या थे, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या रहे, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये रावलेट एक्ट इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, इसका ओरिजिनल नाम है द अनार्किकल एंड revolutionary crimes act 1990। तो इसका ओरिजिनल अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 है। पॉपुलर हुआ ये रावलेट एक्ट के नाम से, और एक नाम से भी ये पॉपुलर हुआ है ब्लैक एक्ट। ये ब्लैक एक्ट के नाम से भी मशहूर है। इस एक्ट को हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। तो जैसे कि आपको एक काला कानून इसको नाम दिया गया है, तो हमारे जो इंडियन मासेस थे उनके दरमियान ये एक्ट बिल्कुल ही लेजिस्लेशन या कानून जो था बिल्कुल ही क्या था, अनपॉपुलर था। तो इस अनपॉपुलर कानून को लाने की अंग्रेज़ों को ज़रूरत क्यों पड़ी? जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडिया में इस कानून को लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसके लिए हमें थोड़ा पस मंज़र में जाना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म हो चुका था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था, अंग्रेज़ों ने अपने अखराजात पूरा करने के लिए टैक्सेस डबल किए थे, बेरोज़गारी बढ़ गई थी, और फोर्सेबल रिक्रूटमेंट इन क्या था, आर्मी, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर मन के सामने, यानी लोगों को गाँव से उठा लेते थे, जबरन फौज में भर्ती करते थे ताकि वो बैटलफील्ड में लड़ सके अंग्रेज़ों के लिए। तो इंडियन पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट हद से ज़्यादा बढ़ गई दूसरी जगहों की तरह। तो क्या हुआ, अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप किया जिसका नाम क्या था, रावलेट कमेटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रावलेट कमेटी नाम का एक कमेटी सेट किया गया। इस कमेटी को सेट करने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये महसूस किया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान हिंदुस्तान के जितने भी बाशूर लोग थे वो उनके ज़्यादा रुझान किस तरफ जा रहा था, नेशनलिज्म की तरफ। जो कॉम्परस रहनुमा थे उनको फॉलो ज़्यादा लोग करने लगे, लोगों ने अंग्रेज़ों का मानना बिल्कुल कम कर दिया। तो ऐसे एक्टिविटीज़ जो फ्रीडम स्ट्रगल थे, ऐसे एक्टिविटीज़ क्या थे, उरूज पे थे। तो अंग्रेज़ों को ये बात खलने लगी और उन्होंने क्या किया, एक कमेटी सेटअप किया रावलेट कमेटी के नाम से। उसका मेन काम यही था कि हम कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियंस को क्या कर सकें, कर्ब कर सकें। तो रावलेट कमेटी नाम से एक कमेटी, रावलेट कमेटी, इस कमेटी का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस कमेटी का जो प्रेसिडेंट था, President of this committee was Sir Sidney Rowlatt। Sir Sidney Rowlatt was the president of this Rowlatt committee set up by the Britishers। तो सर सिडनी रॉलेट कौन था? एक जज था। ब्रिटिश क्या था? एक जज था, ब्रिटिश जज था। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया था। क्या करना
था, उसका मेन काम था यही था कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोग नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, उनको कैसे हम रोकथाम कर सके, कर्व कर सकें या सप्रेस कर सकें। तो जैसे कि आपको पता है रॉलेट एक्ट के नाम से भी मशहूर हुआ। क्यों इसलिए हुआ? क्योंकि इस कमेटी का क्या था, प्रेसिडेंट सर रॉलेट, सिडनी रॉलेट था, तो उसी के नाम पे ये मशहूर हो गया, उस प्रेसिडेंट के नाम पे। वो नहीं तो ओरिजिनल नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या था, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। तो ये इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। अब इस कमेटी ने सजेस्ट क्या किया, रिकमेंडेशंस क्या दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक कानून लाने का सजेशन दिया। तो ये कानून क्या था, बाद में जैसे कि रॉलेट एक्ट के नाम से मशहूर है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन किया कि आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है दिल्ली में, उसमें क्या करें, एक बिल लाएं। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें क्या लाया गया, एक बिल पेश किया गया। जैसे कि आपको पता है कोई भी कानून, लेजिस्लेशन या एक्ट बनने से पहले वो बिल ही होता है। तो वो बिल वहाँ पेश किया गया कब, फरवरी 1919 में। कब? फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में वो बिल पेश किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉलेट कमेटी। और 21 मार्च 1919 को क्या हुआ, दिस बिल बिकेम एन एक्ट। ये बिल क्या हो गया, एक कानून बन गया, क्योंकि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास किया है। क्योंकि कोई भी बिल पार्लियामेंट या असेंबली के थ्रू पास करना होता है, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने भी अपनी तरफ से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए हुए थे, प्रोफेशनल काउंसिल्स बनाए हुए थे, जिसके बारे में आप पिछले क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ चुके हैं, हमें तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फरवरी 1919 में इस बिल को पेश किया गया और 21 मार्च 1919 को ये बिल क्या हुआ, पास हो के आ गया। अब इस बिल में क्या था फिर, ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कव करने की ज़रूरत महसूस की गई थी, लिहाजा इस बिल में प्रोविजंस क्या थे, हम उसकी तरफ जाते हैं। अब इसके प्रोविजंस क्या थे जिससे हिंदुस्तान के लोग काफ़ी नाराज चल रहे थे। ऑब्वियसली ये बिल उनके फेवर में नहीं था। एक प्रोविजन क्या था, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन प्रेस, ये एक था। अब प्रेस ज़रा डेवलप पे और भी कर, ऑब्वियसली अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था काफ़ी हद तक, उससे भी ज़्यादा कंट्रोल भी करने की कोशिश हाँ इस बिल में ये प्रोविज़न रखा गया था, इस बिल के थ्रू की गई। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के बड़े बड़े नेता थे, वो अपना प्रेस चलाते थे या तो कॉलम लिखते थे, इस तरह की चीज़ें करके लोगों में अवेयरनेस का काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस बिल के थ्रू, रॉलेट एक्ट जो था उस एक्ट के थ्रू, क्योंकि अभी एक्ट बन गया था, उसमें एक प्रोविज़न रखा गया था और भी ज़्यादा कड़े इक़दाम उठाएं कि हम क्या कर सकें, प्रेस को हम क्या करें, कंट्रोल में करें। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बिल्कुल ये क्या करना चाहते थे, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। एक और दूसरा क्या था, एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अरेस्ट एंड सर्च विदाउट वारंट। तो इस बिल में क्या था, इस कानून का मकसद ही था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने की। तो जो भी पॉलिटिकल जो कंटेंट होते थे अखबार वगैरह में, रेडियो वगैरह में, उस वक्त तो ज़्यादा अखबार ही होता था, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह पे कंट्रोल किया जाता था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई लिख नहीं सकता था, या फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कोई लिख नहीं सकता, ऐसी चीज़ें। दूसरा क्या था, अगर किसी को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में
मुलविस पाया गया तो उनको क्या कर सकते थे, वारंट के बगैर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वारंट क्या होता है, एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है, सनद होता है जो कोई कंपिटेंट अथॉरिटी इशू करता है। उसके बगैर अब क्या था, कॉलोनियल पुलिस को इजाज़त मिल गई इस कानून के तहत, वो किसी के घर में भी जा सकता था, किसी के ऑफिस में भी जा सकता था और क्या कर सकता था, तलाशी ले सकता था, किसी को भी अरेस्ट कर सकता था, कोई पूछने वाला नहीं था। क्योंकि उनके पास इस कानून के तहत क्या आ गया था, काफ़ी पावर आ चुका था पुलिस के पास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था इस बिल का, इंशाल्लाह आप लोग नोट कर रहे होंगे। और एक प्रोविज़न था इस बिल का तीसरा, indefinite detention without trial। ये तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी पे भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक होता था, पुलिस जाता है, उसके उनके दूसरे ऑफिशियल्स जाते हैं, उनको इनडेफिनेटली डिटेन कर सकते थे, यानी पकड़ के रख सकते थे जेल में डाल के किसी दूसरी जगह पे, वो भी किसके बगैर, ट्रायल के बगैर। नहीं तो अमूमन क्या होता है, आपको पकड़ के ले जाते हैं, आप पे कार्रवाई स्टार्ट की जाती है कानूनी। तो यहाँ कानूनी कार्रवाई के बगैर जब तक चाहे आप रख सकते थे। कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मर्जी बन गई थी। अब उन्होंने क्या किया था, पुलिस को काफ़ी पावर दे दिया था। ये भी एक प्रोविज़न था इस बिल का, जो कि बहुत ही ड्रैकोनियल एक प्रोविज़न था। तो चौथा, इन कैमरा यूजलेस ट्रायल। अब उन्होंने इसमें प्रोविजन रखा था कैमरे के सामने, लेकिन कोई जूरी नहीं होगा, पुलिस ही पूछेगा आपसे, पूछताछ आपका यहाँ जज भी होगा पुलिस, इल्ज़ाम लगाने वाला भी पुलिस होगा। तो ये भी क्या था, इसका एक अहम प्रोविजन था इस बिल का, जो कि काफ़ी क्या था। तो दोस्तों, छठा प्रोविजन इस लॉ का क्या था, the accused was denied of right to know about the accusers and evidences used। तो ये भी प्रोविजन बहुत ही सख्त था। अगर किसी को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए अगर पकड़ के ले गए अंग्रेज या उनके जो पुलिस हैं, तो उसको ये हक हासिल नहीं था कि वो मेरे पे इल्ज़ाम कौन लगा रहा है उसके बारे में जानने के, या कौन से शवाहिद का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यानी सबूत कौन है, कौन सा है आपके पास, क्या क्या सबूत है कि आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके बारे में जानने का भी कोई हक नहीं था। तो आजकल ऐसा नहीं होता है, आपको बराबर हक है कि आप पे इल्ज़ाम कौन लगा रहा है, कौन से सबूत हैं, सबूत के बिना तो कोई चलता ही नहीं कानूनी कार्रवाई। तो ये भी क्या था, बहुत ही एक सख्त एक प्रोविज़न था इस एक्ट का। और आखिर में और एक प्रोविज़न में बताऊंगा, उसके बाद हम प्रोविज़न ख़त्म करेंगे। मान के चलो किसी को पकड़ के ले भी गया, अब उसको छूटने के लिए क्या करना पड़ता था, ह्यूज सिक्योरिटीज उसको पे करना पड़ता था। Huge securities were required। ऑन रिलीज, अगर किसी को छूटना था तो उसको काफ़ी सिक्योरिटीज देना था। एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम पॉलिटिकल, educational and religious
एक्टिविटीज। तो ये आखिरी प्रोविजन है इसका। अगर आप जेल में गए भी इस ड्रैकोनियन लॉ के तहत, तो आपको छूटने के लिए आपको काफ़ी सिक्योरिटीज़ देना पड़ता था, यानी आपके माल जायदाद जो भी हो, अंग्रेज उसको ऐसे, जैसे कि आज हम बेल कहते हैं, एज ए सिक्योरिटी वो रख लेते थे, कहीं आप दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। और उनको मना किया जाता था, ये भी लिख के लेते थे कि आप किसी भी सियासी और तालीमी या मजहबी सरगर्मियों में आप दोबारा हिस्सा नहीं लेंगे। तो इससे आपको पता चल जाता है कि किस नौइयत का ये कानून था। तो ये था इसके प्रोविजंस। तो हम जल्दी ब्रीफली अब इसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्प्लीकेशंस, अब इसके असरात क्या हुए या रिस्पॉन्स क्या क्या है हिंदुस्तानियों में, रिस्पॉन्स कैसा रहा। तो हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, पहले महात्मा गांधी के बारे में। अब महात्मा गांधी का राय क्या था इस रॉलेट एक्ट के बारे में। तो महात्मा गांधी came into mainstream due to this act। अब मैंने यहाँ जो लिखा, महात्मा गांधी केम इनटू मेन स्ट्रीम ड्यू टू दिस एक्ट। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं कि इससे पहले महात्मा गांधी मेन स्ट्रीम में नहीं थे। इस एक्ट के आने के बाद महात्मा गांधी और भी ज़्यादा उभर के सामने आ गए। पहले भी अपनी तरफ से वो फ्रीडम स्ट्रगल चला रहे थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अब क्या हुआ, रॉलेट एक्ट के आने के बाद लोगों ने गांधी की तरफ देखना शुरू किया। अब यहाँ गांधी, जैसे कि आप लोगों को पता है, महात्मा गांधी जी क्या थे, नॉन वायलेंट के हामी थे, यानी अदम तशद्दुद को मानते थे। इस अपने जितना भी वो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे वायलेंटली नहीं करते थे, सत्याग्रह का वो उपयोग करते थे, तो इस तरह की चीज़ें करते थे। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को कॉल दिया, 6 अप्रैल को क्या किया, हड़ताल का कॉल दिया, जैसे कि आपको पता है महात्मा गांधी, जैसे कि मैंने बताया, नॉन वायलेंट के हामी, उन्होंने हड़ताल बुलाए इस कानून के खिलाफ। उनका मानना ये था कि आप एक आदमी के क्राइम की वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइम ही क्यों ना हो, अगर कोई गलती करता भी है तो सबको उसकी सज़ा नहीं दे सकते। ये ड्रैकोनियन लॉ लगे, आप इस कानून के आड़ में किसी को भी पकड़ के ले जाएंगे, अपने जो डिसेंडेंट्स हैं वो तो आपसे जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप किसी को भी पकड़ के ले सकते हो। तो महात्मा गांधी ने कहा ये ठीक नहीं है। तो इस तरह महात्मा गांधी ने क्या किया, और दूसरे लीडर्स ने भी, मैं महात्मा गांधी के बारे में स्पेसिफिक बता रहा हूँ, 6 अप्रैल 1919 को क्या किया, हड़ताल की कॉल दी। बहुत ही कामयाब हड़ताल रहा, लोगों ने अपनी तरफ से दुआएं मांगी, स्ट्राइक पे भी रहे लोग, फास्टिंग भी की। इन सब के करने के बावजूद भी कुछ यहाँ ख़ास नतीजा निकल के नहीं है। ये हुआ महात्मा गांधी के बारे में। और एक उस वक़्त के प्रोमिनेंट लीडर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन मुस्लिम लीग के बानियों में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो क्या हुआ करते थे उन दिनों, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो रुकन थे। तो वहां से वो क्या हो गए, इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस रॉलेट एक्ट, वो क्या हो गए, मुस्तफी हो गए। वो रेजिग्नेशन अपना दे के वहां से उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन बनने से उन्होंने क्या किया, बने रहने से क्या किया, मना किया। और वो भी क्या आ गए, अपने लोगों की लीड करने के लिए, दूसरे महात्मा गांधी और दूसरे लीडरों को सहारा देने के लिए वो भी मैदान में कूद पड़े। अब क्या हुआ,
क्योंकि महात्मा गांधी और दूसरे लीडर्स ने हड़ताल वड़ताल करके भी देखा, जो कानून में था, जो कानूनी जवाजियत थे वो सब प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कान पे जू न रहकर अंग्रेज हुकूमत के। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने हिसाब से भरपूर कोशिश की। तो क्या हुआ, 10 अप्रैल को 10 अप्रैल 1919 को पंजाब और मुल्क के दूसरे हिस्सों में हद से ज़्यादा हंगामा बढ़ने लगा। इस एक्ट के खिलाफ फसाद होने लगे, राइटिंग्स टुक प्लेस। तो क्या हुआ, 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, ये कांग्रेस के 2 प्रोमिनेंट लीडर्स से पंजाब में इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। लोग ज़्यादा वायलेंट हो गए, उन्होंने फसाद हद से ज़्यादा किया। तो आप लोगों को पता है गांधी जी का फ़िलासफ़ी क्या था, नॉन वायलेंस का फ़िलासफ़ी था। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इस मूवमेंट से अलग कर लिया। नहीं तो उससे पहले गांधी ने क्या किया था, मुंबई के समंदर में गए, क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे जैसे कि हमने प्रोविजन में पढ़ा है, बैन था, वहाँ जाके नहाया, फिर एक बड़े हुजूम के साथ जलसे की सूरत में वो मंदिर में आए, यानी अंग्रेज़ों के डिसओबीडियंस मूवमेंट उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए भी उन्होंने कहा। एक्चुअली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत इसी से हुई। तो गांधी जी सेंटर स्टेज में आ गए थे, जैसे कि आप लोगों को पता है, लेकिन फसाद होने की वजह से गांधी जी बीइंग अ नॉन वायलेंट फॉलोवर, उन्होंने क्या उसका फिलॉसफी ये था, मुझे अदम तशद्दुद से अपने काम निकालने हैं। तो उन्होंने क्या, इस जो तहरीक चल रही थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उस तहरीक को ही बंद कर दिया या अपने आप को उससे अलग कर लिया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ एक पॉइंट है। तो क्या हुआ, 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, पंजाब से कांग्रेस के अहम ये क्या थे, नेता थे, रहनुमा थे, इनको गिरफ्तार किया गया और भी बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो आप लोगों को पता है हिस्ट्री में हमारे यहाँ जलियांवाला बाग एक मैसेकर सानिया हुआ था, वो भी क्या था, इसी से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो क्या हुआ, 13 अप्रैल बैसाखी के दिन था। क्या था, 13 अप्रैल 1990 बैसाखी था। ये क्या था, बैसाखी। जैसे कि आपको पता है बैसाखी बहुत ही अहम त्यौहार है हमारे पंजाब में। तो इस दिन अमृतसर में आसपास के गांवों से बहुत सारे लोग जमा हो गए, क्योंकि पंजाब में पहले मैं बताते चलूँ, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा फसाद हुआ था, तो आर्मी वहाँ बुलाया गया था। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आर्मी को बुलाया नहीं जाता है, तो वहाँ राइटिंग वगैरह ज़्यादा हो गए। पंजाब के लोग ज़्यादा नाखुश थे इस कानून के खिलाफ, वो उठ खड़े हो गए और उनके लीडर्स को भी जब जेल में डाला गया तो वो काफ़ी नाराज़ थे। तो बैसाखी के दिन आसपास के गांवों से बहुत सारे लोग पंजाब में जमा हो गए। क्या करने के लिए, उन्होंने सुना कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है। अमूमन अंग्रेज़ों के बाद बहुत सारे कॉलोनीज थे, या तो फॉरेन कंट्री में या अपने दूसरे कॉलोनी में लोगों को क्या करते थे, लीडर्स को डिपोर्ट करते थे। तो उसके खिलाफ ये लोग वहाँ जमा हो गए और बहुत ही वायलेंट तरीके से उन्होंने क्या प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, वायलेंट इन द सेंस जलसे जुलूस की शक्ल में। तो वहाँ जलियांवाला बाग में क्या हुआ, फौज ने क्या फायर की, ब्रिटिश फौज ने किस पे, हिंदुस्तानी जो आम पंजाबी नागरिक थे उन पे फायर किया और ये जलियांवाला मैसेकर हुआ। तो इसके बारे में मैं अगले क्लासेस में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये भी क्या है, आपके इसी रॉलेट एक्ट के पस मंज़र से जुड़ा हुआ है। तो रॉलेट एक्ट से ये लिंक है। तो अगले इंशाल्लाह जलियांवाला बाग के बारे में अगले क्लास में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक्ट ख़त्म कैसे हुआ, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अब
1919 में ये क्या हुआ, इनेक्ट हो गया था। 1922 में ये एक्ट ख़त्म हो गया। ये एक्ट और प्रेस एक्ट एक है वो भी ख़त्म किया गया, और भी दूसरे एक्ट रॉलेट एक्ट के साथ टोटल 22 के करीब जो एक्ट्स थे, जो कि बहुत ही ड्रैकोनियल थे इन द सेंस कि लोगों को उसका कुछ फ़ायदा नहीं था, लोग सप्रेस किए जा रहे थे। तो एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन रिप्रेसिव लॉज या एक्ट्स। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या क्या जितने भी रिप्रेसिव लॉज थे, इंक्लूडिंग हमारे जो अभी जो इस क्लास में हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट, उसको क्या किया गया, कलअदम करार दिया गया। इसको गवर्नमेंट ने उस इन लॉज को क्या किया, हटाया। तो होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मैं नासिर जैदी का भी एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को बनाने में हमारी मदद की। अस्सलाम वालेकुम, सी यू नेक्स्ट टाइम।